हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पोलर बियर के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि जो पोलर बियर है उनकी जो लाइफ है वो खतरे में है। एक स्टडी सामने आई है जिससे ये साबित होता है कि जो पोलर बियर है वो विलुप्त हो जाएंगे 2100 तक। आगे बात करते हैं थोड़ा पोलर बियर के बारे में, पहले जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो पोलर बियर की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। पोलर बियर्स आर क्लासिफाइड एज मैराइन मैमल्स। पोलर बियर्स आर एक्चुअली ब्लैक नॉट वाइट। होते क्या हैं ये? वैसे तो ब्लैक होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो फर उगे रहते हैं वो होते हैं वाइट कलर के, और वो शाइनिंग करते हैं वाइट कलर में। इसलिए हमें जो पोलर बियर दिखते हैं वो मोस्टली वाइट कलर के ही दिखते हैं। साइंटिस्ट कैन एक्सट्रैक्ट पोलर बियर डीएनए फ्रॉम जस्ट देयर फुटप्रिंट्स। मतलब साइंटिस्ट जो होते हैं इनका डीएनए पता लगाने के लिए ना इनके बालों की आवश्यकता होती है ना इनके नाखूनों की आवश्यकता होती है। वो उनके डीएनए के बारे में जस्ट उनके फुटप्रिंट से ही पता लगा लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है, दे फेस मोर थ्रेट्स देन क्लाइमेट चेंज। मतलब जो आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके बारे में आज हम बात भी करेंगे, उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रभावित कर रहा है, जो इनकी लाइफ स्पैन को कम भी कर सकता है और इनको एक्सटिंक्ट भी बना सकता है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, देयर लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 20 to 25 ईयर्स। जो इनका जो लाइफ होती है वो 20 से 25 साल तक होती है। सिक्स्थ पॉइंट में हम बात करेंगे इनकी फूड हैबिट्स के बारे में, मतलब ये खाते क्या हैं। पोलर बियर जो होते हैं वो बेसिकली सील्स और बड़ी फिशेस वगैरह को खाते हैं, और जो सील्स होते हैं वो खाते हैं फ़िश जो होती है जो समुद्र में या जो ओशन में प्रेजेंट होती है बर्फीले इलाकों में, वो उनको खाती है। और जो फ़िश होती है वो खाती है टाइनी एनिमल्स को या टाइनी फिशेस को, और जो वो टाइनी फिशेस होती है वो खाती है एल्गीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं, पोलर बियर के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं। द पोलर बियर इज़ अ हाइपर कार्निवोर बियर, और इसको हम टॉप कार्निवोर भी बोल सकते हैं। नेटिव रेंज लाइज लार्जली विद इन द आर्कटिक सर्कल। मतलब ये आर्कटिक सर्कल के या आर्कटिक ओशन के साइड में ही पाए जाते हैं ये, और इट्स सराउंडिंग सीज एंड सराउंडिंग लैंड मासेज। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंट बियर स्पीशीज एज वेल एज द लार्जेस्ट एक्सटेंट लैंड कार्निवोर। मतलब ये सबसे टॉप कार्निवोर्स होते हैं, और इनके ऊपर मतलब इन्हें खाने वाला कोई नहीं होता। अगर ये मर जाते हैं तो ये खाए जाते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, जैसे कि आपने पढ़ भी लिया होगा जो हमारा पहला लेक्चर है। दे मेनली ईट्स सील्स बट समटाइम्स वेल्स एंड बेबी वालरसेस। मतलब ये जो खाते हैं इनकी फीड हैबिट्स के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। ये खाते हैं मेनली सील्स, और जो सील्स होते हैं वो फर्दर और चीज़ों को खाते हैं। अगर कोई भी एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है और वो एनिमल्स किसी और एनिमल्स के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा खाया जाता है, तो ये एक बेसिकली क्या बन जाती है, फूड चेन बन जाती है। तो फूड चेन में अगर आप किसी भी टॉप कार्निवोर को या कहीं भी किसी भी स्टेज पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अगर आप उसको पूरी तरीके से विलुप्त कर देते हैं किसी भी चीज़ की वजह से, जैसे कि क्लाइमेट चेंज ही क्यों ना हो, उसके वजह से वो जो इकोसिस्टम होता है या जो फूड चेन होती है वो क्या हो जाती है, बेसिकली डिस्टर्ब हो जाती है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में कि जो पोलर बियर है उनकी जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट कैसे हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो सबसे पहला रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि आजकल जो क्लाइमेट है वो बहुत फास्ट रेट में जो चेंज हो रही है वो हो रही है कार्बन एमिशन की वजह से। देखिए होता क्या है, जो कार्बन एमिशन है, अगर आप ज़्यादा ही कार्बन एमिशन करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो फैक्ट्री से क्यों ना हो, चाहे वो व्हीकल्स वगैरह से ही क्यों ना हो, तो वो जो होते हैं वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? ग्लोबल मतलब पूरे अर्थ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी कार्बन एमिशन की वजह से अगर उनकी अमाउंट बढ़ जाती है तो जो अर्थ होती है वो बहुत ज़्यादा ही हीट होने लग जाती है, और हीटिंग होएगी तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी आइस ग्लेशियर्स वगैरह होंगे या जितने भी आइस कैप्स होंगे वो सारे के सारे क्या होने लग जाएंगे, पिघलने लग जाएंगे। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो आइस कैप्स या जितने भी आइस कैप होते हैं, जो आइसबर्ग वगैरह भी होते हैं जो आर्कटिक सर्कल में प्रेजेंट है, आर्कटिक ओशन में प्रेजेंट है, वो पिघलने लग गए हैं।
तो आपने देखा होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक मेन कारण बन गई है क्लाइमेट चेंज होने का। और इस क्लाइमेट चेंज यानी इस ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले जितने भी अफेक्ट है वो बेसिकली अफेक्ट कर रहे हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है यहाँ पर अर्थ पे, उनको, उनकी लाइफ को, उनके हैबिटेट को बहुत ज़्यादा तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। और इसी की वजह से उनकी एक्सटिंक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो गई है। और आपने और भी देखे होंगे जैसे कि ऑयल स्पिल्स वगैरह भी हो जाता है ऑयल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। जितने भी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सी है, अगर उसके नीचे पेट्रोलियम पाया जाता है तो जो ऑयल सेक्रीट होता है, मतलब जो ऑयल अगर हम निकालते भी हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं ऑयल्स का, तो उनकी वजह से कई कई बार क्या आ जाता है, ऑयल स्पिल्स आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो ऑयल है वो पूरे सराउंडिंग एरिया में, यानी जो सी वगैरह है, जो ओशन वगैरह है, उसमें क्या आ जाते हैं, ऑयल्स आ जाते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ को। तो ऑयल स्पिल्स वगैरह के वजह से भी कई बार क्या हो जाता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पाया जाता है। तो इसको हमें अगर रोकना है, अगर हमें क्लाइमेट चेंज को मतलब होने से रोकना है, या जो क्लाइमेट है उसको प्रॉपर वे में बनाए रखना है, या जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे चाहे वो पोलर बियर ही क्यों ना हो, तो हमें ऑयल स्पिल्स को भी चेक करते रहना होगा। अगर हमें पोलर बियर्स की एक्सटिंक्शन को रोकना है, अगर हम चाहते हैं कि पोलर बियर का अस्तित्व बना रहे, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी कार्बन एमिशन को रोकना होगा। अगर रोक नहीं सकते तो हम कम तो कर ही सकते हैं। ऑयल स्पिल्स जैसी और भी प्रोसेस होती है, जैसे कि एक और प्रोसेस होती है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा। यूट्रोफिकेशन कहने का मतलब ये है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हम अपने प्लांट्स या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में डालते हैं, या एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जितने भी पेस्टिसाइड्स या जितने भी केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, अगर वो ग्राउंड वाटर में रीच कर जाएं, या किसी भी कैनाल्स, वाटर बॉडी में, रिवर में, उसमें अगर मिल जाते हैं, यानी घुल मिल जाते हैं उसके अंदर, तो वो जो एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं, जो भी हैबिटेट है, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स अगर उनको खा लें या उनके अंदर चला जाए, तो क्या हो जाता है, बेसिकली यूट्रोफिकेशन हो जाता है, और वो फर्दर हमारे द्वारा भी खाए जा सकते हैं। तो बेसिकली जो हमने केमिकल्स या फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड या वीडिसाइड जो हमने एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ किया, अगर वही न्यूट्रिएंट्स अगर वाटर बॉडीज़ के अंदर चला जाए तो एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसे हम, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो जो यूट्रोफिकेशन है वो भी बेसिकली एक बहुत ज़्यादा मेजर थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए, फूड चेन के लिए, फूड वेब के लिए, और किसी भी कोई भी स्टेज में अगर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अगर उनमें से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को खतरा पहुंचाते हैं, चाहे वो एक्वेटिक हैबिटेट क्यों ना हो, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, जैसे कि जो यूट्रोफिकेशन था वो किसको अफेक्ट कर रहा था, बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स को, और वो एक्वेटिक एनिमल्स फर्दर ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी खाए जा सकते हैं। इसीलिए बेसिकली थ्रेट होता है एनवायरनमेंट के लिए। अब देखिए होता क्या है, अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा ही राइज़ हो जाए तो आर्कटिक जो ओशन है, या जितने भी आइसबर्ग वगैरह होते हैं वो पिघलने लग जाते हैं। और आर्कटिक ओशन में जितने भी आइस ग्लेशियर प्रेजेंट हैं, जहाँ पर पोलर बियर सर्वाइव करते हैं, सील्स वगैरह के ऊपर, सील्स जो होती है वो खाती है या फिशेस वगैरह को खाती है, और जो फिशेस होती है, स्मॉलर फिशेस, वो खाती है एल्गी को। अब देखिए होएगा क्या, आर्कटिक ओशन है, अगर उस पर कोई आइसबर्ग प्रेजेंट है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। समर में तो वैसे ही बढ़ती है, अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो विंटर में भी संभावना है कि वहाँ जो आइसबर्ग वगैरह प्रेजेंट है वो पिघलने लग जाए, और वो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ने लग जाए, मतलब दूसरी डायरेक्शन या दूसरे ओशन बॉडी में चली जाए। तो बेसिकली जो आइसबर्ग होंगे उनकी श्रिंकेज होने लग जाएगी। अगर आइसबर्ग की भी श्रिंकेज होने लगी तो जो एल्गी होगी वो भी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, और अगर एल्गी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगी या वैनिश होगी अगर एल्गी, तो क्या होती है, एल्गी प्रोड्यूसर होती है, जैसा कि आपको पता भी होगा। तो अगर एल्गी फॉर्मेशन नहीं होएगी तो वो जो फ़िशेज़ होंगे जो एल्गी खाते थे वो भी मर जाएंगे, और जो फ़िशेज़ वगैरह को खाते थे वो भी ऑर्गेनिज्म क्या होने लग जाएंगे, धीरे धीरे डेड होने लग जाएंगे, जिससे हमें थ्रेट पैदा होने लग जाएगा पूरे इकोसिस्टम में, और पूरा इकोसिस्टम या पूरा फूड वेब, पूरा फूड चेन, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर एल्गी ख़त्म हो गई तो जो फ़िश है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो सील अगर फ़िश को खाती थी तो फ़िश अगर मर गई तो सील भी मरने लग जाएंगे, और सील मरने लग गए तो पोलर बियर वैसे ही मरने लग जाएंगे, और इस तरीके से पोलर बियर क्या होने लग जाएंगे, एक्सटिंक्शन होने लग जाएगी पोलर बियर्स की। अगर हमें पोलर बियर्स की एक्सटिंक्शन को रोकना है, अगर हम चाहते हैं कि पोलर बियर का अस्तित्व बना रहे, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी कार्बन एमिशन को रोकना होगा। अगर रोक नहीं सकते तो हम कम तो कर ही सकते हैं। तो ये था लेक्चर आज का।
तो ये था आज का लेक्चर पोलर बियर के बारे में। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी तो आप इस चैनल महादेवादक पिलर ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।